नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे समान शिक्षा के अधिकार के बारे में, क्योंकि शिक्षा ही वो है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, हमारे मूल्य हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है, या यूं कहें हमारा परम मित्र है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्या है ये समान शिक्षा का अधिकार, जानेंगे हमारे आज के विधि विशेषज्ञ कौशल भारद्वाज जी से। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्योंकि आज हम समान शिक्षा के अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है जी। पर सबसे पहले हमें ये समझ में आए, हम ये जानें कि आखिर ये समान शिक्षा का अधिकार है क्या। हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें समान शिक्षा के बारे में बताया गया है, और हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें समान शिक्षा को विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। उसका समान शिक्षा एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्किल्ड बनाता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जन्म से लेकर के और मरते टाइम तक सीखता ही रहता है। अब ये उसकी योग्यता के ऊपर है कि वो किस तरह से सीखता है और उसको किस तरह से सिखाया जाता है। बिल्कुल। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर डिफरेंट। अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो क्या है कि टीच करती है, जबकि हमारी शिक्षा पद्धति हमारे बच्चों के लिए लर्न करने वाली होनी चाहिए। अभी टीच में क्या होता है कि सपोज करो कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यदि पढ़े लिखे व्यक्ति से आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो रोड पे जाएगा और ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन नहीं करेगा जी, और वो वहां पे ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन करेगा, तो वो बोलेगा कि मुझे तो केवल बताया गया था, बिल्कुल पढ़ाया गया था, समझाया नहीं गया था। अब अगर उसको दूसरे अर्थों में हम देखें समझाने के तरीके से, तो 2 और 2 4 होते हैं जी। उसको समझाया जाता है कि 2 + 2 = 4, तो 90 साल का व्यक्ति भी 4 ही बताएगा, क्योंकि वहां उसको लर्न करवाया गया है। तो शिक्षा हमारा नैतिक मोरल वैल्यूज, हमारी आत्मिक उत्थान, हमारी बौद्धिक समृद्धि, इन सब के लिए हमारा शिक्षित होना जरूरी है जी। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इन चीजों को देखते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए या शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो आर्टिकल 21A सिर्फ शिक्षा के अधिकार की बात करता है जी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इक्वल एजुकेशन की बात अगर की जाए तो ज्यादा सार्थक होगी। बिल्कुल। इक्वल एजुकेशन राइट जो है, ये अभी 2020 में हमारी भारत की केंद्रीय सरकार ने इसको लागू किया है, इसको पास किया है 2 लाख लोगों से डिस्कस करने के बाद में। अच्छा। 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श के बाद में, और ये भी हुआ 34 साल के बाद जी। तो शिक्षा का जो आज व्यापारीकरण, जो एक तरीके से व्यावसायीकरण जो हुआ है, इससे क्या हो रहा है कि एक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कॉमन वैल्यूज, आपकी मोरल वैल्यूज, आपका कॉमन सेंस, आपकी बाकी की जो समाज के प्रति जो नजरिया है, वो तो ये एक डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है कि आपने पढ़ाई कर ली, आपको डिग्री मिल गई, तो वो एक कागज का टुकड़ा मात्र है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका आत्मिक उत्थान भी हो, बौद्धिक उत्थान भी हो, सामाजिक उत्थान भी हो, आर्थिक उत्थान भी हो, समाज को भी आप कुछ दे सके। बिल्कुल। यानी देने का नाम शिक्षा है जी जी। अगर हम लेने की अगर बात करते हैं तो आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ लेना सिखा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, जिस जगह पे पढ़ें, वहां उनको देना आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मरना निश्चित है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पीरियड है, आप यहाँ आए हो कुछ देने के लिए। विद्या ददाति विनयम, तो विद्या से विनय मिलती है और विनय से मिलती है पात्रता जी। तो पात्र व्यक्ति को विद्या मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए वो वंचित नहीं रहना चाहिए कि हमारे संविधान ने या हमारे शिक्षण पद्धति में या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
और सर शिक्षा और विद्या ये ऐसा है कि हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। हमें ये ज़रूरी है कि हम बड़े होकर के हमारे आगे आने वाली जनरेशन सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, सीएस, वकील, जज ये ना बने, सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान बने और स्किल उनके अंदर हो, वो अपनी शिक्षा लेकर के जॉब कर पाए, ये तो होना ही चाहिए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें हम अपने साथ लेकर के चलें जी। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हम समान शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी जो स्कूल्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग बोर्ड सिस्टम है, स्टेट बोर्ड्स अलग होते हैं, सेंट्रल बोर्ड है, हम देखें सिलेबस भी सब जगह अलग अलग होता है। क्या इसको भी हमें एक करने की ज़रूरत है? इसको अगर भारत जैसे विशाल देश में यदि कोई सबसे अच्छा काम करने का है तो वो इस शिक्षा के क्षेत्र में करने का है। और शिक्षा में अब आप देखिए कि समान पाठ्यक्रम लागू यदि देश में होता है जी, तो क्या जरूरत है पंजाब बोर्ड की, क्या जरूरत है राजस्थान बोर्ड की, क्या जरूरत है अंडमान निकोबार द्वीप बोर्ड की जी। सारे बोर्डों को मिलाकर के और एक नेशनल काउंसिल बना दिया जाए। जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल बना है हमारे भारत में, 40 तरह के टैक्स मिलाकर के एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है और जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसी तर्ज पे स्टेट के जो फाइनेंस के जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो सेम तर्ज पे हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको आप एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन बना दीजिए। बाकी के जो शिक्षा मंत्री हैं स्टेट्स के, उनको आप उनका मेंबर बना दीजिए। और जितने भी स्टेट हैं वहां पे जितने भी बोर्ड हैं, उन सब बोर्ड को खत्म करके उन बोर्ड में से सेलेक्ट कीजिए। आप मैथ का सब्जेक्ट लीजिए, साइंस का लीजिए, कॉमर्स का लीजिए, जो भी आपको लेना है, एक एक दो सब्जेक्ट हर स्टेट के बोर्ड से जो आपको लगता है कि अच्छा है, ये फ्रूटफुल हो सकता है, उसको आप उठा लीजिए और उठा करके एक सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आज हमारे देश में असमानताएं इतनी भरी पड़ी हैं कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अंदर भी वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। बिल्कुल। लेकिन ये उसका मात्र एक सपना होता है। कारण क्या है कि आज का जो शिक्षा का स्तर है, वो शिक्षा का स्तर केवल और केवल कुछ एक लोग जो इस शिक्षा के स्तर में बिजनेस कर रहे हैं या स्कूल चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जैसे कोचिंग माफिया नहीं चाहेंगे कभी भी कि एक समान पाठ्यक्रम हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर आए जी। कोचिंग माफिया के अलावा आपका स्कूल माफिया कभी नहीं चाहेंगे कि एक समान स्कूल शिक्षा या स्कूल यूनिफॉर्म कोड देश के अंदर आए जी। कभी भी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल, उनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है भारत जैसे विशाल देश में, जहां गरीब, शोषित, वंचित, अंतिम तबके तक का, एक तरफ भारत के सुदूर ग्रामीण अंचल में आप चले जाइए, वहां आपको क लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड तक नहीं मिलेगा जी। एक तरफ आप देखिए 5 स्टार सुविधाओं से युक्त बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन मैं एक सामान्य पिता हूं, मैं अपने बच्चे को 5 स्टार बिल्डिंग में नहीं पढ़ा सकता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मेरे अंदर हीन भावना आएगी। मेरे बच्चे जब जाएंगे और जब वो उस स्कूल के आगे से जाएंगे, वो देखेंगे कि ये इतना बड़ा स्कूल है और ये कलेक्टर साहब का बेटा या मंत्री जी का बेटा इस स्कूल में जा रहा है और मेरे पापा ऑटो चलाते हैं या छोटे आदमी, तो मुझे इस स्कूल में जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल है तो मनोबल टूटेगा। मनोबल टूटने से बच्चा क्या, कोमल मन होता है उसका, और कोमल मन पे 6 से 14 वर्ष की जो उम्र होती है बच्चे की, वो सबसे ज्यादा सीखने की उम्र होती है। उस उम्र में जो बच्चा सीखता है वो पूरी लाइफ में कभी नहीं सीखता। तो ये जो चीजें हैं, स्कूल माफिया है, कोचिंग माफिया है, इन सब चीजों को, इन सारी ताकतों को दरकिनार करते हुए हमारे भारत के जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी लर्नर्ड पर्सन्स हैं, उन सबको एक फोरम में आना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आप और हम हमेशा के लिए नहीं रहने वाले जी। हमारी जो नई पौध है, जो बच्चे हैं, यही इस देश पे आगे आके राज करने वाले, शासन करने वाले और चलाने वाले हैं। बिल्कुल। तो अगर इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, इनको मोरल वैल्यूज के बारे में बताया जाएगा, इनको ये बताया जाएगा कि मोरल वैल्यूज की कीमत ये होती है, इनको ये बताया जाएगा कि चरित्र की कीमत ये होती है, तो अगर हमें अपने चरित्र की कीमत पता है तो हम
कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी पावर ये होता भी है कि मतलब हमारा सारा ध्यान डिग्री लेने पर और जॉब्स लेने पे होता है, हम बाकी चीजों पे, वैल्यूज पे तो ध्यान देते ही नहीं है। और ये हमें सिखाया भी नहीं जाता है। हमें स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में यही बताया जाता है, ये मैथ्स, ये साइंस, कंप्यूटर, ये सब चीजें तो पढ़नी है, पर बाकी बहुत सी चीजें हैं जो हमें जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। और वो अंदर हमारे साहस होना, धैर्य होना, गुण होना, ये बहुत जरूरी है। सर, एक और बात आती है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स का जो लेवल है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। और मतलब ऐसा ना हो कि सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ मिड डे मील लेने के लिए स्कूल में आए, उन्हें भी सारी सुविधाएं मिले। और चलिए ठीक है, उस लेवल का पढ़ाई हो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होती है, वो उनको भी मिलनी चाहिए। और इसी के लिए समान शिक्षा वाले कॉन्सेप्ट आए हैं। प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के तुलना में आगे बढ़ें, ये तो बढ़ ही रहे हैं। सरकारी स्कूल अपना लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सरकारी स्कूल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, फ्रांस, अमेरिका। जी। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने 1953 में आदेश दिया था वहां की सरकार को कि पूरे देश में समान शिक्षा लागू करो। अब तो आज अमेरिका विकसित देश है। आप फिनलैंड का उदाहरण उठा के देखिए, वहां पे 99% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां सारा कंट्रोल एजुकेशन जो फॉर्म है उस पे सरकार का है। बिल्कुल। प्राइवेट एजेंसी नहीं चलाती है वहां के एजुकेशन सिस्टम को। अगर हमारे कलेक्टर साहब का बेटा क्लर्क साहब के बेटे के साथ में अगर स्कूल में जाएगा, एक मंत्री का बेटा अगर उस ऑटो वाले के बेटे के साथ में स्कूल जाएगा, एक सामान्य फल सब्जी बेचने वाले का बच्चा एक जज साहब के बच्चे के साथ में स्कूल में जाएगा, तो वहां वातावरण एक सामंजस्य वाला होगा, टीम बिल्डअप बनेगा, उनके अंदर एक आपसी सामंजस्य की स्थिति पैदा होगी। ये जो अलगाववाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सारी चीजें टूटेंगी और एक समरसता युक्त भारत का निर्माण होने के लिए बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। हमारे नाम राम मनोहर लोहिया जी थे, या महात्मा गांधी जी थे, या अंबेडकर साहब थे, या इनके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन सब लोगों की एक ही सोच थी कि समाज हमारा समरसता युक्त समाज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आमूलचूल जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है कि आप समाज की शिक्षा के क्षेत्र में आप बदलाव कीजिए। अगर आपकी शिक्षा पद्धति अच्छी है तो आप समाज में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। सबसे बड़ा अगर चेंजेज है तो वो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का है। इसीलिए इक्वल एजुकेशन, राइट टू इक्वल एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की ये फंडामेंटल राइट भी है जी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क समान शिक्षा देने का अधिकार राज्य का है, राज्य की प्राइम ड्यूटी है। और अगर राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो उनकी कमी है। अब आप देखिए, अभी जो अमेंडमेंट हुआ और जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति हमारी मोदी सरकार ने, अगर मोदी सरकार की कोई सबसे अच्छी पॉलिसी मानी जाएगी और इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अगर लिखा जाएगा तो वो इनकी एजुकेशन पॉलिसी के कारण लिखा जाएगा। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में पहले हमारा 10+2 स्टैंडर्ड था। हमारा जो स्टैंडर्ड था वो था 10+2। अब क्या किया है कि 5+3+3+4 स्टार्ट के 5 साल खेलो कूदो मस्ती करो। बच्चों का जो जीवन है वो बहुत कोमल होता है। आजकल क्या है कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं, प्री एजुकेशन, LKG, प्री LKG, LKG 1, LKG 2, ठीक है। आप देखिए फिनलैंड में बच्चे का फर्स्ट टाइम एडमिशन 7 साल की उम्र में किया जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस खोल करके ये लोग बैठे हैं, 2.5 साल की उम्र में बच्चे को मोटिवेट करके, बिजनेस करके, सेमिनार करके और उनको खींच के ले जाते हैं। बिल्कुल। मम्मी पापा को फ्री चाहिए, ठीक है, बच्चे को ले गए, ठीक है, पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पता, क्या पढ़ाते हैं नहीं पता, ठीक है। सोसाइटी भी आपसे कुछ चाहती है, ठीक है, आप इनको मैथ पढ़ाइए, आप इनको साइंस पढ़ाइए, लेकिन भाई जब आप इसको पढ़ा करके वापस पेरेंट्स को दें तो हम चाहते हैं स्किल्ड मैन हमें मिले, एक स्किल्ड बच्चा हमें मिले, उसके अंदर मानवीय गुण हो, उसके अंदर दया भी हो, उसके अंदर क्षमा भी हो, उसके अंदर सील भी हो, उसके अंदर चरित्र भी हो। ये चीजें हैं ही नहीं जी। तो इन चीजों के बिना मनुष्य क्या है, क्या बनाएंगे वो? तो वो जाकर के फिर वहां क्या पढ़ाएगा?
अगर वो एक अच्छा नागरिक बनेगा तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा? क्योंकि जो उसका बेस है वो बेस तो खत्म है। तो प्रारंभ के जो 5 साल हैं वो 5 साल में 3 साल तो आपके हो गए प्राइमरी एजुकेशन के जी। फिर हो गई आपकी कक्षा पहली और दूसरी, तो ये 5 साल हो गए आपका खेलकूद मस्ती के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर आपका है वो आपका चौथी और 5वीं क्लास, उसके अंदर आपको साइंस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटी और ये बाकी की सारी चीजें आपकी रुचि के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी। आगे के जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो है 6 to 8 क्लास। इसके अंदर आपको आपके विषय के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से, जो आप जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे नॉर्वे के अंदर बच्चे को अगर बताया जाता है कि धरती गोल है तो कैसे बताया जाता है? एक संतरे को एक संतरा बच्चों को दिया जाएगा, टीचर उस संतरे को छील करके बताएगा कि ये संतरा है और ये धरती गोल है, छील के उसके अंदर नक्शा बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई, हमारे केवल रट्टा व्यवस्था है, रटना है, केवल रटने वाली व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो चीजें एग्जाम में आनी चाहिए वो चीजें पूछी नहीं जाती है। जो सिलेबस हमें दिया जाता है उस सिलेबस में हमें कुछ नहीं पूछा जाता है, हमसे वो पूछा जाता है जो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्योंकि कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया और इन सब लोगों का एक दबदबा है। 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इन स्कूल माफियाओं का और ये कोचिंग माफियाओं का। बिल्कुल। कोचिंग माफिया अपने इंस्टीट्यूशन में उन बच्चों को कोचिंग देते हैं और सवाल वो पूछते हैं जो बेचारे, वो जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते तो वो कैसे जवाब देंगे? आप बताइए मुझे। अगर हम 9 से 12 का जो, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, 9 से 12 वाला हो गया 4th वाला, 4 साल, 9, 10, 11 और 12। तो उसके बाद में एक कैट होता है, कैट की व्यवस्था की गई है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। उस टेस्ट के बाद में क्या होगा कि जब आप कॉलेज में जाएंगे और सपोज करें कि आपकी परसेंटाइल कम है और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आपका वो जो टेस्ट है उस टेस्ट में यदि आपने अच्छे परसेंटाइल हासिल किए हैं तो आपका एडमिशन वहां पे कर लिया जाएगा और किसी तरह की बार्गेनिंग के चांसेस नहीं होंगे। बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी। हर बच्चे को एक अवसर प्रदान और सर ऐसा होता भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ रहा है, एक सरकारी में या एक साधारण स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो हीन भावना अपने आप अंदर आ जाती है कि नहीं, ये वाले बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या इनको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, या जब हम जॉब के लिए जाएंगे तो इनका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने तो साधारण से स्कूल से या कॉलेज से पढ़ाई करी है। और ये चीज़ तब ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यदि एक गरीब वर्ग है, एक संपन्न वर्ग है, उसकी इच्छा है वो कहीं भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, एक गरीब वर्ग के लिए सारी समस्याएं आती है। ऐसे में ये समान शिक्षा प्रणाली यदि लागू हो गई तो गरीब वर्ग को कहां तक, कितने हद तक फायदा मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। समान शिक्षा प्रणाली लागू होने से यदि सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो वो मिडिल क्लास, आपके निम्न स्तर के जो लोग हैं बेचारा, जो जीवन यापन अपना कैसे तैसे करते हैं, कैसे तैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, वो, और जो बड़े जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, 2% होगी ज्यादा से ज्यादा, तो वो 10,000 20,000 रुपए महीने की फीस दे सकते हैं। लेकिन यदि सरकारी स्कूल में यदि मिनिस्टर का बेटा पढ़ेगा, कलेक्टर का बेटा पढ़ेगा, जज का बेटा पढ़ेगा, वकील का बेटा पढ़ेगा, डॉक्टर का बेटा पढ़ेगा, और उसी स्कूल में एक मजदूर का बेटा पढ़ेगा, एक ऑटो वाले का बेटा पढ़ेगा, एक खेती किसान का बेटा पढ़ेगा, एक दलित वंचित वर्ग का बेटा पढ़ेगा, तो आप देखिए ना कितनी मोहब्बत होगी उनके अंदर, कितना सामंजस्य होगा उनके अंदर। सारी जो सीमाएं हैं आपकी, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, भाषावाद, नक्सलवाद, आपके बाकी की सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। वो मिलजुल करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे, एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिस भारत में केवल और केवल सकारात्मक शक्तियां ही निकलेंगी, नेगेटिव चीजें कुछ होंगी ही नहीं।
और ये स्थिति अभी हमें देखने को नहीं मिलती है। हम देखते हैं कलेक्टर हैं या बड़े लोग हैं, उनके बच्चे या तो बाहर विदेशों से पढ़ाई करके आते हैं या फिर बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। हमने बहुत रेयर केसेस में देखा है कि सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और यदि पढ़ रहे होते हैं तो एक अखबार की सुर्खियों जैसी बात है कि ये देखिए कलेक्टर साहब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो क्यों ना वो लेवल लाया जाए। हमारे पास संसाधन है, हम पूरे विश्व के सबसे युवा राष्ट्र हैं। युवा जो IAS RAS में सेलेक्ट होते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि नहीं, हमें तो समाज के लिए कुछ काम करना है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सब मिलकर के यदि काम करें तो भारत की स्थिति कुछ अलग ही हो सकती है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। इसमें क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर की जो भूमिका है जी जी, तो टीचर का एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए नेशनल लेवल पे। बिल्कुल। और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही उस टीचर को कक्षा के अंदर भेजना चाहिए। दूसरी चीज, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आपको वीडियो लगाना चाहिए, देखना चाहिए उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है नहीं है। तीसरी चीज, सरकार से भी थोड़ी सी उम्मीद रखेंगे हम कि सरकार भी उनको पशु जनगणना, अब जनगणना, अब पोलियो, अब ये, अब वो, इन सब चीजों में, अब मिड डे मील, अब वो तो क्या है कि वो खाना पूर्ति रजिस्टर में कलेक्टर साहब को रिपोर्ट करनी है, SDM साहब को ये देना है हमको। तो वो क्या है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों को पढ़ाना, उसमें उनका ध्यान रहता नहीं है और वो कागज पूर्ति में ही लगे रहते हैं। दूसरी चीज है कि जब कलेक्टर साहब का बेटा स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा या मंत्री जी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वहां का लेवल अच्छा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हर आदमी, एक जागृति आएगी समाज के अंदर कि भाई ठीक है, मिनिस्टर साहब का बेटा जा रहा है तो ठीक है, सुरक्षा भी मिलेगी हमें, अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा, गुरुजी भी टाइम पे आएंगे, पानी भी टाइम पे आएगा, लाइट भी टाइम पे आएगी, हमको सिक्योरिटी भी टाइम पे मिलेगी, मिड डे मील भी हमें टाइम पे मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं टाइम पे मिलेगी, तो वहां का जो एजुकेशन लेवल है वो अच्छा होगा। बिल्कुल। हम देखते हैं जब मंत्री जी सड़कों पे निकल रहे होते हैं तो ट्रैफिक रुक जाते हैं, तो जब मंत्री जी के बच्चे वहां पे पढ़ेंगे तो निश्चित ही सुधार तो आएगा। नहीं, ये जो VIP कल्चर है ना कि एक VIP का बच्चा अलग स्कूल में पढ़े और एक उसका बच्चा अलग स्कूल में पढ़े, क्यों भाई? पैदा तो इसी देश में हुए ना सारे लोग। हम ये माने कि VIP का बच्चा अगर 1000 साल जिए, पैसे वाले का बच्चा यदि 1000 साल जिए और गरीब का बच्चा 100 साल में मर जाए, तब तो हम मानते हैं कि उनका उस स्कूल में पढ़ना जायज है। लेकिन जब प्रकृति ने कोई विभेद नहीं किया है, कोई डिफरेंस नहीं किया प्रकृति ने, तो आप लोग क्यों कर रहे हो? आप भी आइए ना, साथ दीजिए ना, मिलकर के नया भारत बनाते हैं, मिलकर के। और ये बच्चे, आज के बच्चे कल का भारत है, कल का भविष्य है। भारत पहले भी विश्व गुरु था, क्योंकि वैदिक काल से, सनातन काल से, पौराणिक काल से हमारे विश्व में भारत की शिक्षा पद्धति सबसे उच्चतर थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यालय। उसका रीजन था मैम, उसका रीजन ये था कि हमारी जो कॉमन वैल्यूज थी, हमारा जो चारित्रिक जो वैल्यूज थी, चारित्रिक जो हमारी कीमत थी, वो इतनी ज्यादा थी। अब क्यों नहीं महाराणा प्रताप पैदा करती है माताएं? बिल्कुल। पहले क्यों पैदा करती थी महाराणा प्रताप? अब तो पैदा नहीं होते 9 फुट के लोग, क्यों पैदा नहीं होते? अब महात्मा गांधी क्यों नहीं होते? भगत सिंह क्यों नहीं होते? चंद्रशेखर आजाद पैदा क्यों नहीं होते? जी। आज आप देखिए ना, आप स्कूल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये शिक्षा पद्धति का जो एक गलत रूप है वो मैं पेश करना चाह रहा हूँ। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जावदपुर यूनिवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्या हो रहा है आज? यहाँ भारत विरोधी चीजें होती है, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, नारे देखते हैं। पाकिस्तान भारत का मैच होता है, भारत यदि मैच हार जाता है तो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। और सर ये काम वो कर रहे हैं जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, जिनकी मानसिक स्थिति उस एज तक काफी अच्छी हो चुकी होती है। कल्पना कीजिए उन जगह पे जो बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कैसी शिक्षा दे रहे होंगे और क्या पढ़ा रहे होंगे, और वो वहां से निकल करके क्या देने वाले देश को? विद्या ददाति विनियम, क्या देंगे वो देश को? सोसाइटी को क्या देंगे वो लोग? सोसाइटी को देने के लिए ही व्यक्ति का निर्माण हुआ है, दूसरा कोई निर्माण नहीं है। परिवार के लिए सब लोग करते हैं, उसमें आप और मैं या कोई भी लोग नई चीज नहीं करते। बिल्कुल सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी इतनी सहजता से प्रदान की, इतनी गहराई से प्रदान करी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आज का एपिसोड निश्चित ही देश सच में राष्ट्र हित के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की समान शिक्षा के अधिकार के बारे में और ये जाना कि अपने घर से पढ़ाई करने के लिए निकलने वाला हर बच्चा
चाहे वो 4 मंजिलों वाली बड़ी सी बिल्डिंग वाले हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ता हो या फिर घर से 4 कदम दूर एक सरकारी स्कूल में, चाहे वो मर्सिडीज बेंज में बैठकर स्कूल पहुंचता हो या अपने पापा के साथ साइकिल पर आगे बैठकर। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर बच्चा एक जैसी शिक्षा प्राप्त करे, यही आज के समय की दरकार है। अगली बार राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों के बारे में ऐसे ही विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।